बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। तो आज के लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन को गो थ्रू करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और एक हेल्दी डेटाबेस जो है उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन स्टूडेंट्स असल में कहा जाता है कि हमने जिस तरह से फाइल सिस्टम जो है उसके डिसएडवांटेजेस की बात की, या उसके बाद हमने डेटाबेस के वही जो डिसएडवांटेज फाइल सिस्टम के थे वो डेटाबेस के क्या बन गए, एडवांटेजेस बन गए। तो वो तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो हमने अपने डेटाबेस के अंदर लेके आने हैं, यानी कि हमने उसमें से रिडंडेंसी को कंट्रोल करना है, यानी कि डुप्लीकेशन को कंट्रोल करना है, हमने इनकन्सिस्टेंसी को कंट्रोल करना है, हमने डाटा आइसोलेशन करनी है, हमने एटॉमिसिटी को जो है वो इन्फोर्स करना है, हमने डाटा की इंटेग्रिटी को बरकरार कर रखना है, इसके अलावा हमने सिक्योरिटी को इन्फोर्स करना है। तो ये तमाम की तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स हमने जो कि हमने फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस पढ़े जो कि बाद में बन गए डेटाबेस के एडवांटेजेस, तो हमने उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को, तमाम करेक्टरिस्टिक्स को एक्चुअली इन्फोर्स करना है अपनी डेटाबेस के ऊपर, इंप्लीमेंट करना है अपनी डेटाबेस के अंदर। तो जब हम उसे इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हमारी डेटाबेस क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो अगर हम इख्तिसार के साथ यानी कि ब्रीफली अगर नॉर्मलाइजेशन पे बात करें तो हम कहते हैं कि भाई हम उसके अंदर जितनी भी गलतियां हैं हमारी डेटाबेस के अंदर, यानी कि जो टेबल्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं, उन्हें असल में अनोमलीज कहा जाता है, गलतियां कहा जाता है। अनोमलीज किसे कहा जाता है, गलतियों को कहा जाता है। तो हमने उन तमाम की तमाम गलतियों को, उन तमाम की तमाम इनएफिशिएंसीज को जो है वो रिड्यूस कर देना है, बीच में से ख़त्म कर देना। तो जब हम ख़त्म कर देंगे तो फिर हमारी डेटाबेस क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो इसमें ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हम एक ही काम करें तो हमारी सारी की सारी डेटाबेस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। हमें डिफरेंट स्टेप्स में से गुजरना पड़ेगा, डिफरेंट एक प्रोसेस जो है, कंप्लीट प्रोसेस जो है उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो जाएंगे और हर स्टेप को एक नॉर्मलाइज फॉर्म कहा जाता है। जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, इसके बाद बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है। इस तरह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स हैं और ये एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस है, इसे हम करेंगे। तो असल में हमने अनोमलीज को रिड्यूस करना है, गलतियों को रिड्यूस करना है, बीच में से एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। जब हम ख़त्म करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट चेंजिंग्स भी आएंगी। यानी कि ऐसे भी हो सकता है कि हम दो टेबल्स को मिला के उनका एक टेबल बना दें, या फिर एक टेबल जो है हमारे पास बड़ा टेबल है उसे हम छोटे छोटे डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड कर देंगे। डेफिनेटली वो जो अब जब हम एक बड़े टेबल को छोटे टेबल्स में डिवाइड करेंगे तो वो किसी ना किसी रूल के तहत, किसी ना किसी रूल को इम्प्लीमेंट करने की वजह से वो हम उसे रिड्यूस करेंगे। उसे हम एक टेबल को छोटे छोटे जो है वो टेबल्स में डिवाइड करेंगे। ऐसे ही नहीं कर देंगे कि भाई हमारा दिल किया और हमने एक बड़े टेबल को छोटे टेबल में जो है वो डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, बल्कि हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए ये सारे का सारा जो है वो प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो चलिए आइए थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली इसे डिस्कस कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम सिंपली जो है वो नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए जा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। इसके अलावा अनोमलीज पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिस तरह से मैंने पहले भी कुछ थोड़ा सा बात किया। इसके अलावा हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डेटाबेस। तो हम अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल करेंगे। जब हम अभी नॉर्मल फॉर्म्स को फॉलो करते जाएंगे तो हमारा जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो सिंपल भी होता जाएगा और इसके साथ साथ वो रिलायबल भी होता जाएगा। देखिए, नॉर्मलाइज इस वजह से किया जाता है कि जब हम अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम अभी एक डेटाबेस बना लेते हैं तो हमें उस डेटाबेस की डिपेंडेंसीज का प्रॉपरली इल्म नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम उसकी नॉर्मलाइजेशन करते जाते हैं, एक तो हमें उसकी डिपेंडेंसीज की समझ आती जाती है और दूसरा हमारी डेटाबेस जो है वो इस तरह से नहीं होती कि भाई हम जब ज़्यादा डाटा उसके अंदर एंटर करें तो वो कोलैप्स कर जाए। तो नॉर्मलाइजेशन इसी वजह से किया जाता है कि हमारी डेटाबेस एक तो कोलैप्स ना करे, और फिर दूसरी बात यह है कि कोई सिचुएशन इस तरह की आ जाती है कि हम एक डाटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं बीच में से, एक जो रिक्वायर्ड डाटा है हमारा हम उसमें से लेना चाहते हैं,
तो वो हमें प्रॉपरली नहीं मिल रहा होता वो डाटा, क्योंकि हमने उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बनाया हुआ होता अपनी डाटाबेस का। जब हम इनिशियली काम को स्टार्ट करते हैं तो हम हमारे जहन में जो भी बातें आती हैं, जो भी हम देखते हैं कि भाई ये एक टेबल है, उसमें ये कॉलम्स होने चाहिए, तो हमें असल में उस वक्त डिपेंडेंसीज का प्रॉपरली इल्म नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डाटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं, टेबल्स को बना लेते हैं, जो कॉलम हमारे जहन में आता है हम उसके अंदर डालते जाते हैं। लेकिन अगर उसी डाटाबेस को हम लेके चलेंगे तो जब हमारा डाटा बल्क में उसके अंदर जो अब एंट्री हो जाएगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम प्रॉपरली रिट्रीव नहीं कर सकेंगे डाटा उसके अंदर से। ये तमाम के तमाम जब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे या फिर इन लेक्चर्स को, थ्योरेटिकल लेक्चर्स को ही हम आगे लेके चलेंगे तो आपको इनकी समझ आ जाएगी कि भाई क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो सकती है कि उसके अंदर अनोमलीज आ सकती है। कुछ कई दफ़ा ऐसा काम हो सकता है जो हमने इनिशियली डाटा जो एक टेबल क्रिएट किए तो हम उसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं कुछ डाटा को, लेकिन वो इंसर्ट नहीं हो रहा। या फिर ऐसे हो सकता है कि हम डाटा को बीच में अपडेट करना चाह रहे हैं लेकिन हम अपडेट नहीं कर पा रहे, या फिर डाटा को डिलीट करना चाह रहे हैं तो जो डिज़ायर्ड डाटा जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा और भी जो है वो डिलीट हो रहा है। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इन्हें डाटाबेस अनोमलीज कहा जाता है। तो एक और बात मैं यहाँ पे एक आपको बता दूँ कि डाटाबेस का टेबल और डाटाबेस का रिलेशन, ये दोनों डेफिनेटली सेम चीज़ें हैं। टेबल का नाम ही रिलेशन है, या रिलेशन को हम टेबल भी कह सकते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा? इनमें डिफरेंस बेसिकली यही है कि टेबल एक सिंपल एंटिटी है, वो वाला एंटिटी है कि जिसे हम इनिशियली, जैसे मैंने बात की है कि अभी इनिशियली हमारे जहन में जो कॉलम्स आए हमने वो टेबल्स के अंदर जो है वो इंसर्ट कर दिए, लिख दिए। लेकिन जब हम उसे नॉर्मलाइज कर लेंगे, टेबल को देख लेंगे, हर एंगल से उसकी जांच पड़ताल कर लेंगे, उसकी काट छांट कर लेंगे, तो फिर वो जो एंड पे हमारे पास जो एक एंटिटी क्रिएट होगी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसे हम टेबल नहीं फिर कहेंगे, वो नॉर्मलाइज्ड होगा और हम उसे रिलेशन कह लेंगे। तो यही डिफरेंस है टेबल में और रिलेशन में कि भाई टेबल जो है उसमें अनोमलीज हो सकती हैं, उसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन रिलेशन जो है वो एक नॉर्मलाइज्ड और एक बहुत सिंपल और रिलायबल जो है वो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसे क्या कहा जाता है? उसे रिलेशन कहा जाता है, उसे भी टेबल हम जो है वो नहीं कहते। तो हम डेफिनेशन पे बात कर रहे थे, तो साथ साथ चीज़ों को भी गो थ्रू करते जाएंगे, जैसे जैसे मेरे जहन में आती जा रही मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डाटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो जब हम एक रिलायबल और एक सिंपलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो फिर हम उसे क्या कह देते हैं? एक नॉर्मलाइज्ड जो है वो डाटाबेस कह लेते हैं, या फिर हम उसे सिंपली नॉर्मलाइजेशन कह लेते हैं। इसके बाद है इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ सुइटेबल सेट ऑफ रिलेशंस फॉर स्टोरिंग डाटा। तो डेफिनेटली जब हम शुरू में जो टेबल्स क्रिएट करेंगे तो हो सकता है हमारे पास 5 या 10 टेबल्स हों, लेकिन जब हम उसे नॉर्मलाइज करेंगे, उसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, जब जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स में से गुजारते जाएंगे वैसे वैसे उन टेबल्स की जो है वो तादाद जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि हम स्प्लिट करते जाएंगे, बड़े टेबल्स को छोटे टेबल्स में डिवाइड करते जाएंगे। इसके बाद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन आर नोन एज नॉर्मल फॉर्म्स। तो हम उसे नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं, जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड एंड सो ऑन। इस तरह से देयर आर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, बाइस्कॉर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म्स। तो ये आमतौर पे हमारे पास नॉर्मल फॉर्म्स से चलती हैं, लेकिन अब इससे आगे भी नॉर्मल फॉर्म हमारे पास आ चुकी हैं। इसके बाद पर्पस क्या है हमारे पास? नॉर्मलाइजेशन को हम क्यों जो है वो अप्लाई करते हैं, नॉर्मलाइजेशन की क्या वजह है? ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। तो हम उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। बेसिकली हमने अपना जो डाटाबेस है उसे मोर रिलायबल बनाना है, ऐसा बनाना है कि जो कोलैप्स ना करे, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद है रिड्यूस डाटा वॉल्यूम। तो डाटा जब हम अपने डाटाबेस को नॉर्मलाइज करेंगे, टेबल्स को नॉर्मलाइज करेंगे, तो डेफिनेटली उसका साइज भी रिड्यूस होगा डाटा का। रिड्यूस अनोमलीज भी कम होंगी। इसके बाद है सिंप्लीफाइज डाटा मेंटेनेंस जो है डाटा की वो आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर अननॉर्मलाइज होगा तो फिर उसे मेंटेन करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये बातें जो है ये आपको तभी समझ आएंगी जैसे जैसे हम नॉर्मलाइजेशन जो है वो करते जाएंगे। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मलाइज्ड डाटा। नॉर्मलाइज्ड डाटा जो होगा उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? सबसे पहले हमारे पास है ईच रिलेशन मस्ट हैव अ की। हर एक टेबल जो है हमारा, जब हम उसे एक रिलेशन में डिवेल्प करेंगे तो उस पर हम प्राइमरी की जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर प्राइमरी की होगी तो फिर ही हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेंगे, जिस तरह से हमने कीज़ को पहले पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि प्राइमरी की क्या होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी रिलेशन को, उसके तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को, तमाम के तमाम इंस्टेंसेस को। इसके बाद एटॉमिक डाटा होता है। एटॉमिसिटी भी हम पढ़ चुके हैं पहले, जब हम डाटाबेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं तो वहाँ भी हमने देखा है
कि भाई हर फील्ड के अंदर, हर सेल के अंदर एक एटॉमिक डाटा होना चाहिए। ऐसे ना हो कि वो डिफरेंट एक पर्टिकुलर सेल के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ों का डाटा हो, यानी कि फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा स्किल्स एक ही सेल के अंदर लिखी हुई हैं, ऐसे ना हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक सेल के अंदर एक पर्टिकुलर डाटा हो, सिर्फ एक सिंगल एंटिटी हो, सिंगल डाटा हो, सिंगल इंस्टेंस हो, ज़्यादा इंस्टेंसेस नहीं होने चाहिए। इसके बाद है नो रिपीटिंग फील्ड्स, यानी कि रिडंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है ईच रिलेशन कंटेन डाटा अबाउट सिंगल एंटिटी, तो हर एक टेबल के अंदर एक ही चीज़ के मतलब डाटा होना चाहिए। ये ना हो कि एक टेबल के अंदर टीचर का भी डाटा है और साथ ही स्टूडेंट का भी डाटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्टूडेंट का हो किसी टेबल के अंदर या फिर सिर्फ टीचर का डाटा होना चाहिए। इसके बाद है ऑल नॉन की फील्ड्स डिपेंड ऑन दी की फील्ड्स। तो ये हम जब फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करेंगे फिर हमें इसकी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी कि भाई तमाम के तमाम जो जिन्हें हमने प्राइमरी की नहीं बनाया हुआ वो किस पर डिपेंड करने चाहिए, प्राइमरी की पर डिपेंड करने चाहिए। डेटाबेस अनोमलीज को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इसी लेक्चर में हमने 2-3 दफ़ा इन चीज़ों को डिस्कस किया है कि अनोमलीज क्या होती हैं, गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ क्या हो सकती हैं कि भाई अगर हम फॉर एग्जांपल एक टेबल हमने बना लिया, उसके अंदर हम डाटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, नया डाटा एंटर करना चाहते हैं, लेकिन हम नया डाटा एंटर नहीं कर पा रहे, तो ये क्या होगी, ये इंसर्शन अनोमली होगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक टेबल बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने दो प्राइमरी की जो है वो आपके 2 फील्ड्स पे उसके अंदर मुश्तमिल है, यानी कि एक तो एम्प्लॉय आईडी और दूसरा उसका डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट आईडी, अब ये टेबल है एक बनाया, उसमें एम्प्लॉय आईडी भी है, यानी कि जो हमने नया हायर करना है, एम्प्लॉय को हायर करना है, उसका डाटा भी उसके अंदर होगा, और दूसरा उसका डिपार्टमेंट या उसका जो वर्क है वो भी उसके अंदर हम एंटर उसके अंदर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आईडी उसके अंदर एंटर करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉय तो अपने हायर कर लिए, अभी हमने उसे डिपार्टमेंट उसका असाइन नहीं किया, तो हम किस तरह से उसकी एंट्री कर सकेंगे? डेफिनेटली हम उसकी एंट्री नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तब तक उसकी एंट्री नहीं कर सकेंगे जब तक हम उसे डिपार्टमेंट असाइन नहीं कर देते। यानी कि डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय आईडी ये दोनों मिलके कंपोजिट की जो प्राइमरी की हमने बनाई हुई है, तो ये दोनों की हमें एंट्री होने ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी हमने उसे डिपार्टमेंट असाइन नहीं किया, अभी हो सकता है कि हमारी कंपनी की पॉलिसी हो कि भाई बाद में डिपार्टमेंट उसे असाइन किया, एक पर्सन है, उसकी एक से ज़्यादा स्किल है, तो हमें अभी तक ये नहीं पता कि उसे किस डिपार्टमेंट में हमने भेजना है। तो फिर इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय की भी एंट्री नहीं कर सकेंगे। इसे क्या कहा जाता है? इंसर्शन अनोमली कहा जाता है। हम एम्प्लॉय को हायर भी कर लिए, लेकिन फिर भी हम उसकी एंट्री नहीं कर पा रहे। इसके बाद है डिलीशन अनोमली। ऐसी अनोमली कि जिसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमने एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसा रिकॉर्ड भी बीच में से डिलीट हो जाता है जिसे हम डिलीट नहीं करना चाह रहे होते। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यही एग्जांपल दूं कि एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी फॉर एग्जांपल दोनों ही इकट्ठे आ रहे हैं और हमने किसी एम्प्लॉय को निकाला है बीच में से। फॉर एग्जांपल हम किसी एम्प्लॉय को जो है वो स्ट्रक कर दिया, हमने उसे निकाल दिया अपनी कंपनी में से, तो फॉर एग्जांपल हम उसका डाटा अगर रिकॉर्ड उसका जो है वो डिलीट करना चाहते हैं, तो साथ डिपार्टमेंट आईडी भी साथ में जो है वो डिलीट हो रही है। तो इस किस्म की सूरत हाल, क्योंकि डिपार्टमेंट तो वहाँ पे रहेगा हमारी कंपनी का, लेकिन इसे डिलीट करने से, एम्प्लॉय को डिलीट करने से डिपार्टमेंट भी डिलीट होने जा रहा है। तो ये क्या होगी? डिलीशन अनोमली होगी, हालांकि हम डिपार्टमेंट को जो है वो डिलीट नहीं करना चाह रहे। इसके बाद मॉडिफिकेशन अनोमली, ऐसी अनोमली होती है कि भाई जिसमें हम एक रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एडिट नहीं हो पा रहा। तो बिल्कुल ऐसी ही एग्जांपल जो है वो मॉडिफिकेशन अनोमलीज की भी है कि फॉर एग्जांपल हम किसी रिकॉर्ड को जो अपडेट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस रिकॉर्ड की ऐसी डिपेंडेंसीज हैं, आपस में ऐसे लिंक्स हैं रिलेशंस के साथ जो कि उसे अपडेट नहीं होने दे पा रहे, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे मॉडिफिकेशन अनोमली जो है वो कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने नॉर्मलाइजेशन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी नॉर्मल फॉर्म्स की बात करेंगे, जिस तरह से हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन, तमाम की नॉर्मल फॉर्म्स को जो है वो 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे। तो सर उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, समझ लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।